Assalamualaikum, I am Mata Hussain फ्रॉम पैरागॉन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाउ टू विन दी कनाडा वीज़ा, आप कनाडा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रिफ्यूज़ल रेट्स जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो आप ये रिफ्यूज़ल रेट कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप कैसे अपने वीज़ा को 100% यकीन के साथ आप उसे विन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम ज़रूर आपको वो ट्रिक्स बताएंगे, वो मेथड्स बताएंगे और वो मिस्टेक्स बताएंगे जो अमूमन लोग करते हैं और अपना वीज़ा रिफ्यूज़ कर बैठते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहली बात ऐसे है कि एक्सप्रेशन मेथड जो है आपके वो कैसे हैं। आप किसी को अगर कन्विंस करते हैं तो कन्विंस करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके सामने जाके उससे बात करते हैं, उससे बात करके आप अपनी बात उस तक कन्वे करते हैं, एक ये मेथड है। दूसरा ये है कि आप किसी से फ़ोन पर बात करके उसको कन्विंस करते हैं। नंबर थर्ड ये है कि आप किसी ख़त के ज़रिए, किसी लेटर के ज़रिए किसी अगले बंदे को कन्विंस करते हैं, तो वो आपसे अगर कन्विंस होता है तो देन वो आपको आपकी उस एप्लीकेशन को आगे फेवरेबल रिमार्क के साथ फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। अब यहाँ इशू ये है कि हमने पहले जो दो मेथड्स हैं वो अप्रोचेबल नहीं है हमारे लिए। ना हम एम्बेसी में खुद जा सकते हैं, सेकंड ये ना हम उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। हमने अपने टोटली एक्सप्रेशंस का इजहार जो है वो लेटर के ज़रिए करना है, हमने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के ज़रिए करना है, हमने अपनी प्रोफाइल के ज़रिए करना है। अब हमने उसको सेटिस्फाई करना है कि हमने स्टे करके वापस पाकिस्तान अपने कंट्री में वापस आना है। ये तमाम चीज़ें उस वक्त होंगी जब एक प्रोफाइल अच्छी अपडेट होगी, जब आपका अच्छा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा, जब आपकी जो टाइज़ हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अब ये बात बहुत तवज्जो तलब बात है कि आपने एक लेटर के ज़रिए, एक प्रोफाइल के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अगले को सेटिस्फाई करना है कि मैं यहाँ बहुत वेल सेटल्ड हूँ, मैं अपने वापस मुल्क आऊँगा और ये मेरा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है। आपने अपने बारे में तमाम डिटेल जो है बतानी, ये अब कैसे बतानी है ये हम आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे। मोस्टली जो रीज़न है रिजेक्शन की वो एक ही रीज़न है, स्पेशली मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। शेंजियन की कंट्रीज़ की भी तकरीबन सेम ही रीज़न्स होती हैं। अलबत्ता आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंप्लीट एलेबोरेट करते हैं, आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो मैं स्पेशली आज बात करूँ वो कनाडा के हवाले से, क्योंकि कनाडा की जो रिफ्यूज़ल है वो यही आती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। तो अब उसका रीज़न्स क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम अगले को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक वीज़ा ऑफिसर है, वो आपकी प्रोफाइल देखता है, वो प्रोफाइल देखता है। अब वो प्रोफाइल क्या होती है, सबसे पहली जो मेन चीज़ आ जाती है वो आती है मिसमैचिंग। आपकी जो कंप्लीट फाइल है, डॉक्यूमेंट सेक्शन है, जो चीज़ें आपने अपलोड की हैं वो है, और साथ आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है, ये आपस में मिसमैचिंग है, आपस में मैच ही नहीं कर रहे। मैचिंग की क्या इशू है कि आपने, मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ कि आप कहते हैं जी कि मैं जॉब करता हूँ, मेरी मंथली 1 लाख सैलरी है। अब 1 लाख सैलरी है वो आप शो कर रहे हैं, लेकिन वो सैलरी जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि आपका जो फाइल है वो बोगस है, आपने फाइल प्रिपेयर सही नहीं की, उसने देखा तो उसमें नहीं है, 1 लाख सैलरी क्रेडिट नहीं हुई, तो आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर देगा। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है, तब जाकर आपका वीज़ा विन होगा, तब आप जाकर वीज़ा ले सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं 3 टाइज़ आपकी। फर्स्ट फाइनेंशियल टाइज़, सेकंड आपकी फैमिली टाइज़, और तीसरी आपकी सोशल टाइज़। एक वीज़ा ऑफिसर जो आपकी फ़ाइल को असेस करता है, उसकी असेसमेंट में वो ये 3 चीज़ें लाजमी देखता है कि आपकी फैमिली टाइज़ स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, आपकी फाइनेंशियल टाइज़ स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और तीसरी आपकी सोशल टाइज़। अगर आपने इन तीनों टाइज़ को, फैमिली, सोशल और इकोनॉमिक टाइज़ को अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल में आपने एलेबोरेट किया है, तो आप 100% वीज़ा जो है वो लेंगे। अदरवाइज़ आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो आती रहेंगी और आप री अप्लाई करेंगे और सेम दोबारा वही रिफ्यूज़ल आपको आ जाएगी। सबसे हम पहले बात करते हैं फाइनेंशियल टाइज़। फाइनेंशियल टाइज़ होती क्या है? आप इस मुल्क में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास
कितना पैसा है, आपकी सेविंग कितनी है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, आइदर आप बिजनेस से कर रहे हैं, आइदर आप जॉब से कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग है वो कितनी है। ये इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट पेश करनी पड़ती है। आप बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करते हैं कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मेरे पास लाइक 5 मिलियन है, 6 मिलियन है, 7 मिलियन, अप टू जितने भी हैं ये उसकी है ये। अच्छा, अब सेकंड उसमें चीज़ आ जाती है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अटैच करने से नहीं होती, बैंक स्टेटमेंट शुड बी द लास्ट 6 मंथ, और इसमें जो आपका पर्पज़ है, प्रूफ है आपका, ठीक है, कि आपका ये पेमेंट कहाँ से आई वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने साथ मेंशन करना है कि मेरा जो प्रूफ है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो जॉब है या बिजनेस है। अगर जॉब है तो आपकी सैलरी जो है शुड बी रिफ्लेक्ट ऑन बैंक स्टेटमेंट, और अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस का अपना अकाउंट होना चाहिए, आपके जो पर्सनल सेविंग है वो अपना अकाउंट होना चाहिए, और बिजनेस की जितनी भी आपकी डिटेल है वो आपकी टैक्स रिटर्न में भी शो होगी, जो हम आगे उस पर बात करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल टाइज में सबसे पहले आ गई बैंक स्टेटमेंट। हम ये समझते हैं कि शायद बैंक स्टेटमेंट लग जाने से हम कंप्लीट हो गए फाइनेंशियल टाइज, ऐसे बात नहीं है। उसके बाद क्या हो जाती है, इसकी डिटेल आ जाती है, इसके बाद एलेबोरेशन आती है, आप इसको एलेबोरेट करते हैं कि फाइनेंशियल टाइज में आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। सेकंड जो चीज़ आ जाती है आपने जो अटैच करनी है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आपने उसकी स्टेटमेंट साथ लाजमी अटैच करनी है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है कि एक मुल्क, आपका अपना मुल्क जो है आप पे ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लाजमी अटैच करें। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं जो जॉब पर्सन है, आपका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आप साथ अटैच करेंगे, आप अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स है वो आप अटैच करेंगे। उसके बाद आप अपने जो टैक्स पेपर्स है, आपने जो रिटर्न्स जमा कराई हुई है, आप जो टैक्स देते हैं वो आपकी इनकम के साथ मैच होने चाहिए। अगर आपकी इनकम है 1 लाख और टैक्स रिटर्न में आपने शो की हुई है 50 लाख, तो ये कंफर्म आपका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्यूरेट नहीं दी हुई। इतनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए कि वीज़ा अफसर कोई चीज़ भी देखे, वो कहीं से वेरीफाई करना चाहे, वो यकीन हो से नहीं यार आपने इंफॉर्मेशन ठीक दी है। टैक्स रिटर्न्स आपने साथ लाजमी लगानी चाहिए। और उसके बाद जो एक और चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं आपके एसेट्स, आइदर मूवेबल एसेट्स और आइदर इमूवेबल एसेट्स। ये दोनों चीज़ें आपकी लाजमी अटैच होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी आपका घर है, आपका मकान है, आपके कोई प्लॉट है, तो आपने क्या करना है कि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवानी है, वो अपने साथ अटैच करना है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है इमूवेबल एसेट्स। आपके इमूवेबल एसेट्स कौन कौन से हैं? इमूवेबल एसेट्स में आपकी गाड़ी आ जाती है, आपकी ज्वेलरी आ जाती है, ये चीज़ें मूवेबल एसेट्स में आ जाती हैं। आपने ये मूवेबल एसेट्स है उसका पूरा रिकॉर्ड साथ लगाना है। तो ये कंप्लीट एक कंसोलिडेटेड जो चीज़ बनती है ये बनती है फाइनेंशियल टाइज में। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लगा लेने से आपकी फाइनेंशियल टाइज जो है वो कंप्लीट नहीं होती। आपने उसको मजीद डिटेल बतानी है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब आप उसे कंप्लीट देंगे, एक पैकेज बना के देंगे, तो ये मेरी फाइनेंशियल टाइज है आप देख लें, तो आप वो देखेगा, वो कहेगा नहीं यार इसके पास से कंप्लीट है। और एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करता चलूँ कि अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है किसी भी अपने अकाउंट के अगेंस्ट, तो उस लोन की लाजमी डिटेल करें। ये बहुत प्लस और बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। हम इसको नेगेटिव समझते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ये एक आपकी तरफ से ट्रस्ट आ जाता है कि स्टेट का आपके ऊपर, किसी बैंक का आपके ऊपर, कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप एक रिलायबल पर्सन है, इसलिए आपको उन्होंने लोन दिया है, ये लाजमी अटैच करें। ये तो बात होगी फाइनेंशियल टाइज की। उसके बाद हम आ जाते हैं फैमिली टाइज की। इसी के साथ अगर मैं फाइनेंशियल टाइज को थोड़ा सा और आगे बिजनेसमैन के लिए करूं, तो जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें क्या करना है कि साथ अपने बिजनेस की जो रजिस्ट्रेशन है वो अटैच करनी है। उसके बाद आपकी जो बिजनेस की टैक्स रिटर्न्स है, कम अज कम 1 साल, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की आपकी रिटर्न्स होनी चाहिए, वो अपने साथ अटैच करनी है। आपकी इनकम और वेल्थ जो है बिजनेस की, एप्लीकेंट जो है उसकी, वो आपने डिटेल करनी है। एक प्रॉपर एक आपका प्रोफाइल, एक चार्ट बना चाहिए, ये आपकी इनकम आई है, ये आपकी टोटल मतलब आगे उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, ये कंप्लीट आपकी एक होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, आप उसमें लाजमी अटैच करें। और उसके बाद आप अपनी एक प्रोफाइल भी साथ अटैच करें बिजनेस की, और बिजनेस की वर्थ जो बताएं, कोई प्रोजेक्ट्स है जो आपने कंप्लीट किए हैं वो आप शो करें विद एविडेंस। विदाउट एविडेंस कोई भी चीज़ आप शो करने की ज़रूरत नहीं है।
विद एविडेंस शो करें। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो रनिंग में चल रहे हैं, लाइक आपकी कोई भी ऐसी कंपनी है, सर्विसेज की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो उसके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आप उनकी प्रॉपर एक डिटेल आप उसके साथ शेयर करें कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी चल रहे हैं। तो मैं ऑफ कोर्स मैं आई एम CEO, आई एम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो मैं वापस आऊँगा तो आई एम कस्टोडियन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स, तो मैंने इसलिए तमाम मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं वापस आऊँगा, मैं जस्ट विजिट के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद आपकी सेकंड हम बात करेंगे फैमिली टाइज पे। फैमिली टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फैमिली टाइज को अक्सर जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। जस्ट एक हम लिख देते हैं कि मेरे फैमिली है, ये मेरी मतलब एक बच्चे हैं, इतने बच्चे नहीं। आपने क्या करना है कि इफ़ यू आर मैरिड तो आपकी 2 फैमिलीज बनती हैं, एक आपके पेरेंट्स हैं और एक आपके बच्चे हैं। आपने क्या करना है कि जब आप FRC अटैच करेंगे, अपनी फैमिली डिटेल अटैच करेंगे, तो आपने अपनी जो फैमिली है, जो पेरेंट्स के साथ है वो आपने अलग अटैच करनी है, और अपने बच्चों के साथ है वो आपने अलग अटैच करनी है, और उन्हें बताना है कि ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, ये इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये अभी स्कूल गोइंग है, आइदर यूनिवर्सिटी गोइंग है, और ये तमाम चीज़ें ये आपने पूरी अटैच करनी है। आपने फाइनेंशियल टाइज बहुत अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट करनी है, फैमिली टाइज। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाता है वो आपका आ जाता है सोशल टाइज। देखिए, कोई भी इंसान है वो एक सोशल सेक्टर में रहता है, उसका सोशल सेटअप होता है, उसके दोस्त होते हैं, उसकी मुख्तलिफ मेंबरशिप्स होती हैं। अच्छा, ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं आपकी एप्लीकेशन के। आपने कोई भी अपनी सोशल टाइज हैं, सोशल अटैचमेंट्स हैं, कोई क्लब मेंबरशिप्स हैं, कोई गैदरिंग्स हैं, कोई आपकी मतलब कोई सेटअप है, कोई सेमिनार्स हैं, कोई आपकी मीटिंग्स हैं, ये आपने उनकी पूरा जो एक एजेंडा है ऑन रिकॉर्ड आपने करके ये लाजमी अटैच करनी है। ये जो मेन जो चीज़ें हैं ये 3 आ जाती हैं, फाइनेंशियल टाइज, सोशल टाइज एंड आपकी फैमिली टाइज। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपलोड करने में कामयाब होगे, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया, तो आई होप कि आपकी जो वीज़ा विनिंग रेशियो है वो मोर देन 90% हो जाती है। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे फोकस करें और एक कंप्लीट फाइल, और उसके बाद आपका लास्ट में रिक्वेस्ट लेटर होता है, आपने इन तमाम चीज़ों का जिक्र रिक्वेस्ट लेटर में करना है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिक्वेस्ट लेटर जो होता है ये किसी एक्सपर्ट से आप लिखवाएं, उनसे एक दफ़ा आप मशवरा कर लें, क्योंकि रिक्वेस्ट लेटर एक जस्ट 1 पेपर का आपने लिख के कोई ऐसे टाइप नहीं लिखना, आपने उसको कैटेगराइज करना है मुख्तलिफ हेडिंग्स में। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल हेडिंग आ जाती है, आपकी इसकी बिजनेस की आ जाती है, आपकी इनकम की आ जाती है, आपकी टैक्स की आ जाती है, रीज़न आप लिखते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, और एक फॉर्मेट जो है उस पर कभी आप मिस्टेक ना करें। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आई होप कि आप बहुत आसानी से कनाडा का वीज़ा विन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे हमारा फ़ोन नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है, आप फ़ोन पे ईमेल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। हम फ्री असेसमेंट करते हैं आपकी एप्लीकेशन की। आप अपनी अगर एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं आप हमें दिखाएं, अगर आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं हम आपको फ्री असेसमेंट करके देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।